नमस्कार, मैं हूं प्रिया और स्वागत है आपका कृषि न्यूज में। और आज के क्विज कंपटीशन के सवाल के लिए हमारे साथ आखिरी तक बने रहिए। आइए रुक करते हैं अब हेडलाइंस की ओर। उत्तर प्रदेश में शुरू करें मुर्गी पालन, बिजली बिल से लेकर स्टाम्प ड्यूटी माफ। हरियाणा में गौशालाओं की होगी बम्पर कमाई, सरकार ने बनाया मेगा प्लान। राजस्थान में मिर्च की खेती ने बदली किसानों की तकदीर, हो रहा डबल मुनाफा। मवेशी पालक सावधान, दुधारू पशुओं को लगाए इंजेक्शन तो होगी जेल। केंद्र के इस निर्णय से फर्टिलाइजर सब्सिडी में कटौती की बड़ी संभावना। करनाल में गन्ने की खेती करने वाले किसानों के लिए खुशखबरी, चीनी मिल में बनेगा 120 के एलपीडी एथेनॉल प्लांट। जब किसान की बेटी बोलने लगी फराटेदार अंग्रेजी, सुनकर सीएम बघेल ने दिया कुछ ऐसा रिएक्शन। पंजाब की पराली बनेगी केरल के मवेशियों के लिए चारा, राज्यों के बीच हुआ समझौता। केनिया में महंगी हुई चाय तो रूस ने भारत की तरफ किया रुख, इस रेट पर करेगा बम्पर खरीदारी। आइए अब विस्तार से नजर डालते हैं साप्ताहिक खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश सरकार ने कुक्कुट विकास नीति 2022 की घोषणा की है। इस नीति का उद्देश्य उत्तर प्रदेश को अंडा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के साथ ही अंडा निर्यात को बढ़ाना है। साथ ही मुर्गी पालन के बिजनेस में लाखों लोगों को बढ़ावा और रोजगार भी देना है। प्रदेश में पोल्ट्री विकास के लिए सरकार ने 1500 करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य तय किया है। आम लोग मुर्गी पालन करें और उससे अपना बिजनेस बढ़ाए। इसके लिए सरकार ने पोल्ट्री की जमीन पर स्टाम्प ड्यूटी में 100% तक छूट देने का ऐलान किया है। इसके अलावा बिजली बिल पर भी डिस्काउंट देने का प्रावधान है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने गौ सेवा के साथ साथ गाय की नस्ल सुधारने के वैज्ञानिक तरीकों को अपनाने को लेकर लोगों से अपील की है। उन्होंने कहा कि गौशालाओं में गाय की सुरक्षा करने के साथ साथ उसके गोबर व मूत्र से प्रोडक्ट बनाने की जरूरत है ताकि गौशालाएं आत्मनिर्भर बन सके। इस दौरान उन्होंने लाडवा की गौशाला का उदाहरण भी दिया। उन्होंने कहा कि यहाँ पर गोबर और मूत्र से साबुन और हवन सामग्री सहित कई तरह के उत्पाद बनाए जा रहे हैं। इससे गौशाला की आमदनी भी बढ़ी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पिंजौर स्थित एक गौशाला में गाय के गोबर से पेंट भी बनाया जा रहा है। राजस्थान का भरतपुर सरसों की खेती के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन रूपवास तहसील बुराना के किसान पारंपरिक खेती के बजाय मिर्च की खेती से अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। ये मिर्ची खाने में जरूर तीखी है, लेकिन इसने किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत कर जिंदगी में मिठास घोल दी है। वहीं किसानों का कहना है कि ये खेती खुशी का वरदान बनकर आई है। बता दें, भरतपुर के बुराना की मिर्च की बाजार में भारी डिमांड होने लगी है और इसके चलते इसे दूसरे राज्यों में भी भेजा जा रहा है। बुराना गांव के किसान मोहन सिंह खुशवाहा ने बताया कि उत्तर प्रदेश के आगरा में मिर्च की खेती को देख गांव में इसकी खेती करने का विचार आया था। धीरे धीरे कुछ किसानों ने खेती करनी शुरू की और जब कम लागत में अच्छा मुनाफा होने लगा तो दूसरे किसान भी इससे जुड़ गए। बुराना गांव में करीब 200 बीघा जमीन में मिर्च की 3 किस्में एंजिल, ईगल और 508 खेती की जा रही है। 1 बीघा में हर साल किसान 1 लाख रुपए तक का मुनाफा कमा रहे हैं। यही नहीं, इसके साथ ही बुराना गांव के किसानों की मिर्ची से सालाना कुल आमद 2 करोड़ रुपए के आसपास है और बुराना की मिर्च को राजस्थान के अलावा दिल्ली, उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों में भी भेजा जा रहा है। ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था कृषि के बाद पशुपालन पर टिकी हुई है। जिन किसानों के पास जमीन नहीं होती है वे भी मवेशी पालन कर अपनी आजीविका चला लेते हैं। यानी एक शब्द में कहे तो ग्रामीण भारत में करोड़ों की संख्या में लोगों की रोजी रोटी पशुधन पर ही निर्भर है। वहीं लाखों लोग ऐसे भी हैं जो पशुपालन से करोड़ों में कमाई कर रहे हैं। साथ ही कई लोग गाय और भैंस के दूध से बने प्रोडक्ट का बिजनेस भी कर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं, जिसके लिए उन्हें अधिक से अधिक मात्रा में दूध की जरूरत होती है और इस वजह से वे मवेशियों को इंजेक्शन और टीका लगाते हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा दूध दे सके। पर ऐसे लोगों को मालूम होना चाहिए कि ये एक पशु क्रूरता है। ऐसा करने पर उन्हें अब सजा भी हो सकती है। दरअसल पशुओं की तंदुरुस्ती और उससे अधिक दूध उत्पादन करने के लिए पशुपालक
लालच में आकर टीकाकरण करवाते हैं। पशुपालक का ये तरीका पूरी तरह से गैर कानूनी है। वहीं देश में कई डेयरी फार्म्स ऐसे भी हैं जो दूध के अधिक उत्पादन करने के लिए मवेशियों को ऑक्सीटोसिन जैसे इंजेक्शन लगा रहे हैं, जबकि ये इंजेक्शन प्रतिबंधित है। यदि इसका इस्तेमाल भी किया जाता है तो पशु चिकित्सा की सलाह पर ही करना चाहिए, लेकिन कई डेयरी किसान इसका गलत इस्तेमाल करते हैं। इन पशुपालकों और डेयरी फार्म मालिकों को मालूम होना चाहिए कि ऐसा करने वालों के लिए कानूनी कार्यवाही का प्रावधान है। केंद्र सरकार ने यूरिया प्लांटों पर शिकंजा कसने के लिए बड़ा फैसला लिया है। कहा जा रहा है कि केंद्रीय कैबिनेट ने यूरिया प्लांटों के लिए नए एनर्जी नियम की मंजूरी दे दी है। अब नए एनर्जी नियम का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। साथ ही नए एनर्जी नियम के तहत प्लांट के लिए अलग अलग टारगेट फिक्स किए जाएंगे। खास बात यह है कि गैस आधारित यूरिया प्लांट के लिए ये नियम लागू किए गए हैं। वहीं जानकारों का कहना है कि नए नियम लागू होने से फर्टिलाइजर सब्सिडी में कटौती की संभावना बढ़ गई है। करनाल में गन्ने की खेती करने वाले किसानों के लिए खुशखबरी है। जल्द ही उनकी आमदनी में बढ़ोतरी हो सकती है। दरअसल मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने करनाल चीनी मिल की आय बढ़ाने के लिए अधिकारियों को खास निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को चीनी मिल में जल्द से जल्द गुड़ और शक्कर बनाने के प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए कहा है। वहीं अधिकारियों का कहना है कि चीनी मिल में यार्ड, शेड और 4 दीवारी बनाने के साथ साथ सोलर प्लांट व सीसीटीवी कैमरे लगाने का काम भी जल्द ही पूरा किया जाएगा। दरअसल मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हाल ही में मेरठ रोड पर स्थित करनाल चीनी मिल में मिल बोर्ड के निदेशकों, किसानों व भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने चीनी मिल के अधिकारियों से विकास कार्यों की समीक्षा की और प्रगति रिपोर्ट पर चर्चा की। साथ ही बैठक में मुख्यमंत्री ने आगामी पिराई सत्र की तैयारियों की भी समीक्षा की। इस दौरान बैठक में सीएम को बताया गया कि चीनी मिल के साथ 137 गांव के 2650 किसानों के परिवार जुड़े हुए हैं। इस चीनी मिल में 58 लाख क्विंटल गन्ने की पिराई करने और 10% गन्ने की रिकवरी करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत किसानों से मिलने के लिए हाल ही में विधानसभा जांजगीर चांपा के ग्राम समेरा में पहुंचे। मुख्यमंत्री ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम में किसानों से चर्चा करते हुए कहा कि धान कटाई की शुरुआत हो चुकी है। इस साल बारिश अच्छी होने से फसल भी अच्छी हुई है। किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए धान खरीदी की शुरुआत भी 1 नवंबर से हो चुकी है। किसान अपनी सुविधा अनुसार टोकन कटवा कर धान बेचना शुरू करें। इसी दौरान सीएम भूपेश बघेल से स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल पांगड़ की छात्रा और एक किसान की बेटी तान्या किशोरी ने पराठेदार अंग्रेजी में बात कर बताया कि स्कूल खुलने से अब फीस की चिंता किए बगैर अंग्रेजी माध्यम स्कूल में पढ़ाई कर पा रहे हैं। पहले इससे ज्यादा फीस लगती थी, अब पहले के मुकाबले कम है। तान्या ने मुख्यमंत्री को बताया कि उनके स्कूल में लाइब्रेरी और स्मार्ट क्लासरूम जैसी सुविधाएं मिल रही है। शिक्षक भी बहुत सपोर्टिव है। मुख्यमंत्री ने इस पर कहा कि आज गांव में बच्चों को पराठेदार अंग्रेजी में बात करते देख बहुत खुशी हो रही है। पंजाब सरकार ने केरल सरकार को पशुओं के चारे के रूप में धान की पराली उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है। राज्य के कैबिनेट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने कहा है कि सरकार के इस कदम से पंजाब के किसानों को पराली से निपटने में आसानी मिलेगी। इससे किसानों को पराली जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राज्य सरकार द्वारा जारी सूचना के अनुसार केरल की पशुपालन मंत्री जे चिंचुरानी ने इस पर कहा है कि केरल में डेयरी आजीविका का मुख्य स्रोत है। राज्य के लाखों किसान इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। देश में पंजाब के बाद केरल दूध उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। पिछले कुछ सालों में पशुओं को खिलाने की उच्च लागत ने डेयरी संचालन और विकास पर असर डाला है। इस पहल को दोनों राज्यों के लिए फायदे का सौदा बताते हुए पंजाब के कैबिनेट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने कहा कि आम आदमी पार्टी की भगवत मान सरकार केरल सरकार की हर संभव मदद के लिए तैयार है। राज्यों के बीच इस समझौते को समय पर सामने रखा जाएगा।
भारत में चाय की खेती करने वालों के लिए खुशखबरी है। दरअसल रूस ने भारत से अधिक मात्रा में चाय खरीदना शुरू कर दिया है। कहा जा रहा है कि केन्या में चाय महंगी होने की वजह से रूस ने भारत की तरफ रुख किया है। हालांकि रूस के इस कदम से भारतीय चाय विक्रेता को काफी फायदा होता हुआ दिख रहा है। इस पर भारतीय चाय व्यापारियों का कहना है कि रूस की वजह से उनकी बिक्री में इजाफा हुआ है, लेकिन इस सब के बावजूद भी भारतीय चाय विक्रेताओं के लिए बुरी खबर है, क्योंकि अधिक बिक्री के बावजूद भी उनका हित प्रभावित हो सकता है। इसकी वजह रूस यूक्रेन युद्ध का असर है, जो कि पूरी दुनिया में महसूस किया जा सकता है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मौसम तेजी से बदल रहा है और साथ ही ठंड ने भी दस्तक दे दी है। मौसम विभाग के अनुसार आज दिल्ली में न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया है। देखा जाए तो दिल्ली एनसीआर में आज सुबह से ही कोहरा भी दिखाई देने लगा है। IMG की रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों में दिल्ली में कोहरा ज्यादा पड़ने की संभावना जताई जा रही है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में अभी भी प्रदूषण बहुत खराब कैटेगरी में बना हुआ है। और आज FTB ऑर्गेनिक के क्विज कंपटीशन में आपके लिए सवाल है कि मूंगा रेशम भारत के किस राज्य से संबंधित है? और आपके ऑप्शंस है नंबर 1 अरुणाचल प्रदेश, नंबर 2 बिहार, नंबर 3 महाराष्ट्र और नंबर 4 असम। तो देरी किस बात की है, फटाफट से हमें इसका जवाब कमेंट करके जरूर बताओ और जीते FTB ऑर्गेनिक के डिस्काउंट कूपन और ढेरों इनाम। साथ ही ऐसे अन्य जानकारी के लिए बने रहिए हमारे यानी कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।